नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला की एक और नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप पहले उन भागों को सुने, उसके बाद इस कहानी पर लौटे। पिछले भाग में हमने देखा कि रमानाथ और जालपा चाय पार्टी की तैयारियों में लगे होते हैं। तभी रतन आती है और जालपा को कंगन के लिए रुपये देकर जाती है। चाय पार्टी का दिन आया। चाय पार्टी में कोई विशेष बात ना हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन आई थी। वकील साहब ना आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस ना था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक ना की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत ना मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे देगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे। केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 850 रह जाएंगे। इस तरह उसे आज अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टालम टोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी? आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए, आपके यहां से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ बोला, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने कहा, बहुत जल्द। गंगू बोला, हाँ बाबूजी, अब पिछला हिसाब साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहां से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आए। आखिर जब सावन का महीना आ ही गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना के देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते? रमानाथ बोला, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ ना पूछो। बस रोज आजकल आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन बोली, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ,
और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं, रुपए डकार जाए और चीज के लिए महीनों दौड़ाए। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन बोली, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते, मैं हंटर से बात करूं। रमानाथ बोला, कहता तो हूं, 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन ने कहा, आप खुद ही ढील डाले हुए हैं, आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपये लिए कंगन ना बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू बोला, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या, 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन बड़ी बात है, कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों नहीं कह दी, अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू बोला, मैं क्या जानता था, आप इतना भी ना समझ रहे हैं। रमा निराश होकर लौट आया। अगर इस समय उसने जालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता था, और सर्राफों का देना एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वणिकों का ही काम है, बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दो, पर दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती है। रमा को रात भर नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1,000 का रुक्का लिखाकर कोई 500 रुपये भी दे देता, वह निहाल हो जाता। पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर ना आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो आता जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती। मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी।
जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा ना रहा। धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ बोला, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपये कमा लाऊं। जालपा बोली, मुझे भी लेते चलोगे ना? रामानाथ ने कहा, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा। जालपा बोली, तो मैं यहाँ अकेले रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ? रामानाथ बोला, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूं। जालपा बोली, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो एक दिन भी न रह जाएगा। मैं समझ गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ बोला, तुम्हारे प्रेम पाश ही ने तो मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कभी का चला गया होता। जालपा बोली, बातें बना रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा ना रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूं, तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे रह सकता है? रामानाथ बोला, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा, मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा बोली, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रामानाथ ने कहा, यह क्या मुंह से कहूंगा जभी। जालपा बोली, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूं, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रामानाथ बोला, यह तो तुमने बेढा प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा बोली, मैं तो जानती हूं। रामानाथ ने कहा, बताओ। जालपा बोली, तुम बता दो, मैं भी बतला दूं। रामानाथ ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा बोली, सोच कर बताओ। मैं आदर्श पत्नी हूं, इसे मैं खूब जानती हूं। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही न पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता, जो कुछ सीखा यहीं सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षण नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? रमानाथ बोला, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जालपा ने कहा, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमा बोला, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूं, तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? ना मेरे पास धन है, ना विद्या है, ना रूप है, बताओ। जालपा बोली, बता दूं, मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूं। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहां आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार रहता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी ना भर दूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है, तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ ने कहा, यह तुम्हारी केवल शंका है जालपा, मैं दोस्तों से भी दुराव नहीं करता। फिर तुम मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा बोली, मेरी तरफ देखकर बोलो।
आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती, सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ, कुछ ना कुछ हर महीने देता हूं। आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सराफे के तो अभी सब रुपए अदा ना हुए होंगे? रमानाथ बोला, अब थोड़े ही बाकी हैं। जालपा ने कहा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ ने कहा, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा बोली, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न ना कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती, तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में दो चार कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई ना कोई युक्ति सोच लेते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती, तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव! रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूं। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है। बस, और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपये वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा बोली, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़बुन में पड़ा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे, तो वह किसी महाजन से रुपया दिला देंगे। लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कल की कहानी यहाँ सुन सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।